हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो जो भी डाटा हमने क्लस्टर किया है, यानी कि जो भी डाटा इकट्ठा हुआ है उसकी आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो है अपना जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एक जो क्लस्टर डाटा होता है वो क्या होता है, ग्रुपिंग होता है पेशेंट डाटा का, जिसमें कि उसकी प्रॉपर जो हेल्थ है उसके ऊपर क्या उसमें प्रॉब्लम है उसकी एग्जिस्टेंस पे प्रॉपर फोकस जो है किया जाता है। अब इसका एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं कि एक डायग्नोज किया है एक वुमेन जो रिकवरी कर रही है गोल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी से, ठीक है। तो वो क्या है, वो इनइफेक्टिव कोपिंग स्लोली है, मतलब उसके हमें टीयर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, पेशेंट रो रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि उसके जो हेल्थ के रिगार्डिंग उसके जो इमोशंस हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम देख रहे हैं कि पेशेंट खाना नहीं खा रहा है, बेड रेस्ट की जगह जो वो चाह रहा है कि उसको बेड रेस्ट मिले, ठीक है, वो जो एम्बुलेशन हमने दिया है वो नहीं ले पा रहा है, पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है, वो कोपिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। तो हमें अपने डायग्नोसिस वगैरह को लेके कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। उसको डाटा को लेके हम क्या है एक्यूरेट डायग्नोसिस जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हम इसके आगे कुछ फर्दर डिस्कस करेंगे कि फॉर्मुलेशन एंड एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोसिस बेस्ड ऑन डाटा क्लस्टर की कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। इसके कुछ क्यूज़ हैं, सिग्निफिकेंट क्यूज़ हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ टेंटेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस और उसकी वैलिडेशन क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आता है, चेंज इन अ पेशेंट यूजुअल हेल्थ पैटर्न दैट इज़ अनएक्सप्लेन्ड। जो हमारा पेशेंट है उसकी हेल्थ पैटर्न में कुछ अनयूजुअल जो है चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं और उनके पीछे का रीज़न हमें नहीं पता है। अब पेशेंट क्या बता रहा था, आई लॉस्ट अबाउट 10 to 12 kg वेट ओवर लास्ट 6 मंथ में उन्होंने 10 to 12 kg वेट जो है लॉस किया है। उनकी हाइट और वेट जो है ये है। उसके बाद उसमें क्या हो रहा है, 33 ओल्ड लैक्टेटिंग मदर हैं, रिटर्न टू द ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस डिलीवरी ऑफ 7 months अगो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या डिटेल है कि वो एक 33 ईयर ओल्ड एक लैक्टेटिंग मदर हैं और वो अपने बेबी के डिलीवर होने के बाद 7 महीने बाद पहली बार अभी ऑफिस गई हैं, ठीक है। तो ये क्या था, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम समझ पा रहे हैं कि ये डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस है। अब क्या फॉर्मुलेशन कर सकते हैं हम इसके अकॉर्डिंग कि इम्बेलेंस न्यूट्रिशन है, लेस बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस ऑफ जॉब, रोल कन्फ्लिक्ट्स एंड डिमांड। यहाँ पे क्या देखा हमने कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो इम्बेलेंस हो रहा है बिकॉज जो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उससे कम न्यूट्रिशन वो ले रही हैं और उनकी जॉब का रिलेटेड भी स्ट्रेस हो सकता है, और जो रोल है कन्फ्लिक्ट्स और डिमांड्स में उसमें भी कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट जो है देखने को मिल रहे हैं। तो एक्यूरेट डायग्नोसिस क्या होगा यहाँ पे कि पेशेंट वैलिडेट्स द डायग्नोसिस एग्रीइंग विद कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अब हमने देखा कि यहाँ पे पेशेंट इस डायग्नोसिस को वैलिडेशन दे रहे हैं बिकॉज वहाँ पे जो भी फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद अगर हम सेकंड देखते हैं, डेविएशन फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन नॉर्म, ठीक है, यानी कि अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन के जो नॉर्म है उससे कहीं ना कहीं डेविएशन देखने को मिलता है। टीचर नोटिस करती है कि एक जो 4th ग्रेड की लड़की है उसकी जो है ब्रूजेज हैं, यानी कि ब्लूइश जो है निशान है एक तरीके से उसकी बॉडी पे, ठीक है। अब वो रिसेस में भी उसको अकेला देखा जाता है, वो अपनी पूरी क्लास से जो है दूर दूर रहती है। अब जब उसने बात की उसकी स्टूडेंट की मम्मी से, तो उसकी मम्मी कहती हैं कि जो गर्ल है ब्रिंग्स आउट द वोस्ट इन मी, वो मेरे अंदर मतलब कुछ ना होता है। आई डोंट नो वाई बट आई ऑफन हर टू स्मैक हर टू मेक हर लिसन, कि जब भी वो मेरी बात नहीं सुनती है तो मैं उसको मारती हूँ, सम लाइक, ठीक है। वो उसको वो एक्सप्लेन करना चाह रही है, वो टीचर को बताती है कि वो मेरी बात नहीं सुनती है तो वो उसको क्या है मारती है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन क्या होएगा कि रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ का रिस्क है वहाँ पे। अब इनकम्प्लीट डायग्नोसिस क्या है, एडिशनल डाटा कलेक्शन यील्ड न्यू इन्फॉर्मेशन, मदर आउट ऑफ वर्क फॉर पास्ट 18 months, ठीक है। उसके अलावा मैरिटल कन्फ्लिक्ट बिटवीन मदर एंड फादर, ये कुछ भी हो सकता है इनके बीच में क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट डायग्नोसिस है। उसके अलावा डायग्नोसिस रीस्टेट किया जा सकता है कि रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ एज एविडेंस्ड बाय इंक्रीज फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस, राइट। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने जो भी फॉर्मुलेशन किया है उसमें हमने बस चाइल्ड अब्यूज़ का जो है पता किया है कि अदर डायरेक्टेड वायलेंस है और चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है उसका रिस्क है।
लेकिन ये कंप्लीट डाटा नहीं है, बिकॉज़ हमें नहीं पता और हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये फॉर्मुलेशन जो है, जो भी हमने डायग्नोसिस बनाया ये ठीक है। तो हमने बाकी कुछ एडिशन किए हमारे डाटा में, जो हमने इंटरप्रेट किया था, जो डाटा हमने देखा था, उसके बाद हमने एक नया डायग्नोसिस बनाया कि चाइल्ड अब्यूज़ तो है, और उसको हमने एविडेंस किया है क्योंकि हमने देखा है कि उनकी फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बिहेवियर दैट इज़ नॉन प्रोडक्टिव इन द कंस्ट्रक्ट। कुछ ऐसा बिहेवियर कि क्या है जो नॉन प्रोडक्टिव है। एलिशा लॉस्ट हर पार्टनर इन अ कार एक्सीडेंट 6 months अगो। अलीसा ने अपने पार्टनर को खो दिया, ठीक है। नोटिसेबल चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फ्रीक्वेंटली वियर सेम क्लोथ्स, पुअर हाइजीन, वो अपना क्लोथ्स भी चेंज नहीं कर पा रही हैं, नहीं कर रही हैं, वो अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर रही हैं। उनकी कुछ भी डिज़ायर नहीं बची है कि वो फ्रेंड्स के साथ रहें, अपने घर जाएँ, काम कुछ करें, ठीक है। वो अकेला रहना जो है प्रेफर कर रही हैं, या फिर वो क्या है, अकेली रह रही हैं। तो ये सारा डाटा हमारे पास आया। अब इसमें क्या है, सिचुएशन लो सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू लॉस ऑफ पार्टनर, कि उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस वहाँ पे बन गई हैं जब से उन्होंने अपने पार्टनर को खोया है, तो उन्होंने क्या किया है, उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये प्रीमेच्योर डायग्नोज रिजल्टिंग है, क्योंकि डाटा कंप्लीट नहीं है। अब हमें क्या पता कि उसके माइंडसेट में क्या चल रहा है, कहीं वो डिप्रेस्ड तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है ना कि उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो है, क्या पता वो डिप्रेस्ड हो, या उसको कुछ और मेंटल इशू हो गया हो, या कुछ हेल्थ इशू है, या फिर वो जो है बेड रिडन हो गए हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, राइट। वो अकेले रहना क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्या है, तो इनकम्प्लीट डाटा की वजह से ये क्या है, प्रीमेच्योर डायग्नोसिस है, कि हमने बस लिख दिया कि वो सेल्फ एस्टीम जो है उनका लो हो रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बिहेवियर इंडिकेटिंग डेवलपमेंटल लैग्स और डिसफंक्शनल पैटर्न्स। एक राहुल है, 50 ईयर्स ओल्ड मेल है, जो कि एडमिट हुआ है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी 2 months अगो। 2 महीने पहले उनको एडमिट किया गया है। उसके बाद वो क्या है, आई फेड ऑफ माई लाइफ, वाई डोंट आई डाई। वो कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हो चुका हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाता। विश टू रिमेन इन अ रूम सिटेड इन चेयर, वो एक रूम में रहना चाहते हैं और एक चेयर पे बैठे रहना चाहते हैं, ना वो किसी से बात करना चाह रहा है। उसने कुछ भी मतलब कुछ भी मूवमेंट वगैरह हो रही हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बोदर नहीं कर रहे, या फिर बहुत ज़्यादा उनको बोदरिंग हो जा रही है, ठीक है। उनका जो मसल मास है या मसल टोन है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, उनकी मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, और उनकी जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती जा रही है, बिकॉज वो एक ही जगह रहना चाहते हैं, ना उनको किसी से बात करनी है, ना वो अपनी जगह से उठ के कुछ करना चाह रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन टू लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, कि उनकी जो फिज़िकल मोबिलिटी है वो इम्पेयर हो रही है, क्योंकि उनकी जो लॉन्ग टर्म से उनकी जो केयर फैसिलिटी चल रही है उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजिशन है। अब यहाँ पे है क्या है, क्या होगा इसका, एक्यूरेट बट रूटीनाइज डायग्नोज दैट मे बी रिजल्ट इन स्टाफ एक्सपेक्टेंस टू एक्सेप्टेंस ऑफ पेशेंट स्टेटस अनलेस अ मोर स्पेसिफिक कॉज इज आइडेंटिफाइड। अब ये इस हिसाब से जो भी हमारे पास डाटा आया है, ये जो हमने डायग्नोसिस निकाला है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिकॉज हमें देखने को मिल रहा है कि उसको प्रॉपरली रेस्ट की ज़रूरत है पेशेंट को, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं मोबिलिटी कराने की ज़रूरत होती है स्टाफ को। अगर हम पेशेंट को एक ही जगह पे रखेंगे, उसकी पोजीशनिंग वगैरह चेंज नहीं करेंगे, तो उसकी बॉडी में इमोबिलिटी जो है आई जाएगी। तो अगर स्टाफ ये चीज़ देखता है तो वो उस चीज़ को ठीक कर सकता है, और अनटिल अनलेस यही उसका जो है नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगा, तब तक हमें कुछ और जो है ऐसा फैक्टर नहीं मिल जाता कि जो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है।